Hello everyone, I am Megha Satogia again welcomes you all in E-Study Farm, and our today's topic is towns, traders and craft persons. Now बात होती है पार्ट 2 की ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज क्राफ्ट्स इन टाउन। जो कस्बे थे उन वहाँ का शिल्प कैसा था। तो जो शिल्पकार थे वहाँ के बिदार के, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने जड़ाई वर्क के लिए, जो कि कॉपर एंड सिल्वर में हुआ करता था। ठीक है, अब इतने ज़्यादा फेमस थे कि जो बिदार का नाम था बाद में उसी वर्क का नाम बिंदरी पड़ गया। ठीक है, द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदार वर सो फेमस अबाउट देयर इनले वर्क इन द कॉपर एंड सिल्वर सो दैट देयर नेम हैड बिकम बिंदरी। दे हैड गिवन अ नेम दैट इज अ बिंदरी, उन्होंने बिंदरी नाम दिया गया। ठीक है, नाउ इग्नोर द वॉइस सराउंडिंग मी। नाउ द पंचाला एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी, पंचालाज एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ, पंचाला और जो विश्वकर्मा कम्युनिटी थी उसमें गोल्डस्मिथ, जो गोल्डस्मिथ थे वो इसमें लोहार कांसेकार, सुनार कांसेकार लोहार, उसके बाद राजमिस्त्री, उसके बाद बढ़ई, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते थे टेम्पल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो पंचाला कम्युनिटी थी इसमें ये सभी लोग आराम से मिलते थे। दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। अब ये जैसे कि ये टेम्पल बनाते थे वैसे ही ये बड़े बड़े भवन बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए, सरोवर बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सिमिलरली वीवर, जो बुनकर हुआ करते थे, सच एज सालियार और काइकोलर्स इमर्ज एज अ प्रॉस्पेरस कम्युनिटी मेकिंग डोनेशन टू द टेम्पल। अब जो सालियार जो कम्युनिटी थी वो सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाली कम्युनिटी मानी गई थी, जो जिन्हें बुनकर कहा जाता था। Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning, dyeing became specialized and independent craft. तो जो कपास की धुलाई, उसकी स्पिनिंग, उसको रंगना, ये सब अपने ही अलग अलग एक शिल्प बन गया। इतना ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट हो चुका था उस टाइम, इतनी ज़्यादा इसको प्रख्यात मिली थी। दिस इज़ द 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड। ये कैंडल स्टैंड है 17वीं सेंचुरी का, और दिस इज़ अ शॉल बॉर्डर, ये एक शॉल बॉर्डर है। द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन, कस्बों का बदलना कैसे हुआ। कुछ कस्बे जैसे कि अहमदाबाद गुजरात वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज, बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक बहुत बड़ी शहर बन चुके थे। बट थंजावुर श्रैंक इन साइज, बट उस टाइम पे जो थंजावुर था बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जा रहा था। एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती थी। नाउ मुर्शिदाबाद की बात हो रही है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ऑन द बैंक्स ऑफ भगीरथी रिवर के बैंक्स पे है ये शहर, जो कि एक बहुत ही जो सिल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा एक फेमस सेंटर बन के उस टाइम में उभरा। एंड उसके बाद वह एक बंगाल की कैपिटल बन गया 1704 में। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी एज द वीवियर फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप मील मेड क्लोथ्स फ्रॉम द इंग्लैंड। अब उसके बाद इसका डिक्लाइनेशन कब हुआ, जब वीवियर मतलब बुनकर्स का कॉम्पिटिशन हुआ था, चीप मील मेड क्लोथ्स जो कि इंग्लैंड से आया था, उस टाइम पे इसका डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, जो मुर्शिदाबाद का सिल्क का डिक्लाइनेशन। अब हम बात करते हैं हम्पी, मछलीपट्टनम एंड सूरत। सबसे पहले हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। अब हम हम्पी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन पे स्थित है, जो कि बनती है न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर था उसका एक मेन न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, जो कि किस टाइम पे फाउंड हुआ, 1336 में। ठीक है, द मैग्निफिसेंट रूम्स एट द हम्पी रिवर इज अ वेल फोर्टिफाइड सिटीज। अब जो उसके बहुत ही ज़्यादा देखने लायक जो उसके खंडर थे, वो बताते थे कि जो हम्पी था वो बहुत ही ज़्यादा
सुंदर हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेल फोर्टिफाइड था। वेल फोर्टिफाइड मीन्स आसपास उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हुआ करती थी एंड बहुत ही ज़्यादा सेना एंड ये सब कुछ हुआ करता था। नो मोटर्स और सीमेंटिंग एजेंट्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज वॉल्स। द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर एंड इंटरलॉकिंग। उस टाइम पे कुछ भी सीमेंट यूज़ नहीं करी गई ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ भी लेप यूज़ नहीं किया गया, बट कौन सी टेक्निक यूज़ की थी कि दोनों को इंटरलॉकिंग मतलब एक से जो पैटर्न बनते जा रहा है उसमें जोड़ दिया जाए, इंटरलॉकिंग सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ नो पैटर्न फॉलोड, ए बस एक इंटरलॉकिंग है। यहाँ पे देखो एक दिस इज़ द इंटरलॉक, देखा जहाँ पे जो लग रहा है वहाँ पे लगा दिया, तो दिस इज़ अ इंटरलॉकिंग पैटर्न। The view of watchtower through a broken wall of the enclosure of Hampi। यहाँ पे दिस इज अ broken wall of Hampi। यहाँ से आपको वॉच टावर दिख रहा है, दिस इज वॉच टावर। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्ट। तो हम्पी की जो वास्तुकला थी वो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट थी, अलग ही हुआ करती थी। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स है स्प्लेंडेड आर्क्स अभी मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस में। द ट्रू आर्क विच इज़ यूज टू आर्क, ऐसे आग बनाई जाती है ताकि पूरी बिल्डिंग का ये जो ऊपर वाला भाग है, साइड वाला भाग है, वो उसका वजन झेल सके। तो एक डोर्स पे दिया जाती है, विंडोज़ पे दिया जाती है। डोम्स, पिलर्ड हॉल्स विद नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर। सो इस चीज़ों के लिए हम भी फेमस था। दे ऑल्सो हैड वेरी प्लान्ड ऑर्किड्स एंड प्लेजर गार्डन। के जो गार्डन्स हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे एंड वेल प्लान्ड हुआ करते थे। स्कल्पचर्स मोटिव्स सच एज लोटस एंड कॉर्बल्स। तो जो उनके स्कल्पचर्स थे उस पर कॉर्बल्स देखा करते थे एंड लोटस के जो ऊपर जो होते हैं मोटिव्स वो हुआ करते थे। In the 15th and 16th century, हम्पी बस्टर्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी। 50-60 सेंचुरी में ये बहुत ही ज़्यादा उभर के आया एज अ व्यापारिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। मुस्लिम मर्चेंट्स, चेतीस एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्तुगीज थ्रॉग्ड द मार्केट ऑफ हम्पी। तो हम्पी का जो मार्केट है उस टाइम पे मुस्लिम मर्चेंट्स, चेतिस एजेंट्स एंड यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि पुर्तगीज थे उनसे भरा दिया करता था। टेम्पल्स वर हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदातीस। कल्चर में टेम्पल्स में पूरे टाइम पे कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती रहती थी एंड देवदासीस डांस चलता रहता था बिफोर द डायटीज़। जो भगवान होते हैं या जो बड़े रॉयल्स होते हैं या वहाँ का जो क्राउड होता है उनके आगे। ठीक है, अभी किस मंदिर में होता है ये सब, एक विरूपक्षा का नाम का मंदिर है वहाँ पे, उसके अंदर होता है। तो हम्पी में एक टेम्पल है दैट इज़ फेमस फॉर देवदासीज डांस, ये आप याद रखोगे, दैट इज़ विरूपक्षा। अब जो महानवमी फेस्टिवल होता है जिसे आज नवरात्रि कहा जाता है साउथ में, वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ करता था हम्पी में। अब वास्तुकला है रुक जाओ। दिस इज स्टोन चैरियट, एक ये स्टोन से बना हुआ रथ है जो कि विठला टेम्पल में है। विठला टेम्पल इज इन हम्पी। तो विठला टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल आपको याद रखना है कि ये दोनों हम्पी में है। एक बार इधर देख लेते हैं। ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगर रूलर टुक कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनाल्स। तो जो रूलर थे विजयनगर के, उन्होंने उनके रीन के टाइम पे, उनके शासनकाल के टाइम पे टैंक्स एंड कैनाल्स बनवाए। द अनंतनाग सागर टैंक वॉज बिल्ट 1.37 किलोमीटर लॉन्ग अर्दन डैम अक्रॉस मालदेवी रिवर। तो इस नाम का उन्होंने डैम बनवाया। कृष्ण देवी राया बिल्ड अ ह्यूज स्टैंड एम्बैटमेंट बिटवीन टू हिल्स टू क्रिएट अ मैसिव लेक नियर विजयनगर। तो अब एक और राजा है कृष्ण देवा राया। सो अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि विजयनगर का रूलर कौन है। विजयनगर का रूलर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज कृष्ण देवा राया। ठीक है, इन्होंने पहले तो टैंक्स बनवाए, कैनल्स बनवाए, उसके बाद एक अनंतनाग सागर टैंक बनवाया जो कि 1.37 किलोमीटर था। तो ये सब था। अब हम्पी जो था वो कब ख़त्म हुआ, कब वो खंडर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ या चीज़ें बदलती गई कैसे? जब विजयनगर का जो राजा था डेक्कनी सुल्तान से हार गया, तब उन जो कि 1565 में था, उस टाइम पे हम्पी ने रून होना शुरू कर दिया, ख़त्म होना शुरू किया। द रूलर्स कौन कौन से हार गए थे? रूलर ऑफ गोलकोंडा, बीजापुरा, अहमद, बेरार, बिदार, अप्रॉक्स मतलब सभी रूलर्स हारने लग गए थे, तब उसका डिक्लाइनेशन शुरू हो गया ना। एम्पोरियम देख लेते हैं। एम्पोरियम मीन्स वाणिज्य केंद्र, एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों का
चीज़ों का बड़े बड़े सेंटर्स से, बड़े बड़े जो प्रोड्यूस करने वाले सेंटर्स हैं उनका आना, और वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे खरीदना और बेचना चलता है उस जगह को एम्पोरियम बोलते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मार्केट, आप ले लो, उस टाइम पे मार्केट हुआ करता था। कमिंग टू द गेट वे ऑफ वेस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट सूरत। सूरत के बारे में पढ़ेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग अबाउट सूरत, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर, आई वुड आस्क यू टू प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। नाउ शेयर कर लिया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सूरत इन गुजरात, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद कैम्बे एंड समवेयर अहमदाबाद। कैम्बे और अहमदाबाद के साथ साथ जो वेस्टर्न में पूरा व्यापार चलता था, वेस्ट वाले में क्षेत्र में मुगल पीरियड के समय पे, ठीक है, तो उस टाइम पे ये एम्पोरियम बन गया था। सूरत एक एम्पोरियम बन गया था, ऐसी जगह जहाँ पे वेस्टर्न ट्रेड होता था। वेस्टर्न के जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियाँ वो आती थी और अपने सामान यहाँ पे बेच के जाती थी या कुछ खरीद के जाती थी, एक्सचेंज ऑफ अ काइंड ऑफ। अनदर द गेटवे फॉर द ट्रेड विथ वेस्ट एशिया विया गल्फ ऑफ हॉर्मस। अब सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ पे वेस्ट एशिया भी ट्रेड करता है, उनका भी एक गेट है। और ये किसके थ्रू, कौन से रास्ते से आते हैं? ये आते हैं हॉर्मस के नाम के रास्ते से आते हैं। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का। अब जब अगर कोई मक्का जा रहा होता है तो दे हैव टू टेक शिप फ्रॉम सूरत, उनको सूरत से ही शिप लेना पड़ता है। इसलिए समवेयर सूरत को बोला जाता है कि वो गेट टू मक्का है। अब क्यों बोला जाता है? बिकॉज पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम यहाँ, जो पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थयात्री की शिप होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो द सिटी ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन, ये जो एक कॉस्मोपॉलिटिशियन सिटी है जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट और क्रीड के लोग रहते हैं, ठीक है। 17th सेंचुरी में पुर्तगीज, डच और इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी थी और वेयर हाउसेज शुरू कर देते यहाँ पे। रिटेल एंड होलसेल जो शॉप्स होती थी, कॉटन टेक्सटाइल को सेल करती थी, कॉटन टेक्सटाइल्स सेल करती थी। टेक्सटाइल ऑफ सूरत, अब उस टाइम पे जो टेक्सटाइल्स थी कंपनी सूरत की, वो गोल्ड लेस बॉर्डर दैट इज जरी वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब यहाँ पे बताया जाता है, क्वेश्चन कैन कम दैट वेयर डज दिस जरी वर्क्स ओरिजिन फ्रॉम और केम फ्रॉम एंड विच सिटी इज रिलेटेड टू जरी वर्क। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कीप दिस इन योर माइंड दैट जरी वर्क सूरत से बिलोंग करता है। जरी वर्क मीन्स गोल्ड लेस बॉर्डर्स वर्क। हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। उस टाइम पे दिस वर्क वॉज सो फेमस, तो इसका एक मार्केट था वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में भी। द स्टेट बिंग बिल्ड, अब आफ्टर दैट इतना ज़्यादा ट्रेडिंग, इतना ज़्यादा व्यापार होने लगे कि जो स्टेट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस बना दिए लोगों के लिए, ताकि लोग वहाँ पे आएँ, उस सिटी में रह सकें और उस सिटी को अच्छे से इंजॉय कर सकें। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स, बहुत ही बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग हुआ करती थी और अनगिनत बहुत ही बड़े बड़े पार्क हुआ करते थे। अगेन वन इम्पॉर्टेंट दैट इज काथियावाड़ सेठ एंड महाजन्स। काथियावाड़ सेट्स क्या होता है? काथियावाड़ सेट्स जो होता है मनी चेंजर्स, ठीक है। मनी चेंजर्स हैड अ ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। मनी चेंजर्स का अपना खुद का एक ह्यूज बैंकिंग हाउस था सूरत में, ठीक है। द सूरत हुंडीज, अगेन यहाँ पे भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो जो सूरत की हुंडीज थी वो बहुत ही तीन जो कंट्रीज है उसके द्वारा ऑनर की गई थी, इजिप्ट, ईरान, इराक एंड बेल्जियम, ठीक है। अब हुंडी क्या होता है? एक ऐसा दस्तावेज होता है जहाँ पे आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है किसी भी पर्सन को, उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो हुंडी उसको दिखा के शो कर सकते हो कि मैंने आपको पैसे दिए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, बोलते हैं प्रूफ ऑफ डिपॉजिशन। जो हमें आज हम बैंक में जाते हैं और हमें साइड में एक जो स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप होती है, वो मिलती है, वो डिपॉजिट स्लिप, वही वाली डिपॉजिट स्लिप काइंड ऑफ हो सकती है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप काइंड ऑफ। चलो नेक्स्ट, सूरत बिगेन टू डिक्लाइन। अब सूरत का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ? 17th सेंचुरी में हुआ सूरत का डिक्लाइनेशन। रीज़न थे द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, जो मार्केट का में लॉस हो रहा था और वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था।
तो सूरत का डिक्लेरेशन हुआ लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी में, एंड मुगल एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बारे में। मुगल एम्पायर का डिक्लेरेशन क्यों हुआ, इसके रीज़न भी मैंने मुगल एम्पायर वाले लेक्चर में पढ़ा है। इफ़ यू वांट टू विजिट इट आई विल गिव ए लिंक इन द आई बटन, यू कैन सिंपली चेक इट। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द बॉम्बे। अब जो सी रूट्स थे वो पूरे पोर्तुगीज ने कैप्चर कर लिए, तो उसके कारण भी सूरत में समवेयर डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड एट हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था मुंबई में 1668 में। अब ये दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड नाउ टुडे, आज की तारीख में जो सूरत है वो बहुत ही ज़्यादा हलचल वाला शहर है, बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक शहर है, जहाँ पे बाइंग ट्रेडिंग्स एवरीथिंग सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर मुंबई में कब शिफ्ट किया था, 1668 में किया था। उस टाइम पे मुंबई का नाम बॉम्बे था। So now Joachim Barador, that is in the मसूलीपट्टनम, ठीक है। फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ने आते हो कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम से, लेट्स सी। मसूलीपट्टनम का अनदर नाम है दैट इज़ मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। इट लेज ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्ण रिवर के डेल्टा पे ये है जगह है। 17वीं सेंचुरी में इट वॉज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17वीं सेंचुरी में इसमें बहुत ही ज़्यादा इस एरिया में हलचल हुआ करती थी। डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड बनते जा रहा था कि डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों ने चाहा कि ये इस पर ईजिली अपना कंट्रोल कर लें, इसको अपने मतलब एनेक्स्ड कर लें, मतलब कब्जा कर लें। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच। जो मसूलीपट्टनम का में जो फोर्ट बनवाया गया है वो डच लोगों ने बनवाया गया। उस टाइम कुतुब शाही जो रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने इम्पोज की बहुत सारे ऐसे राज एकाधिकार, जो कि टेक्सटाइल की सेलिंग पे, जो मसाले हुआ करते थे उसकी सेलिंग पे, सभी पे उन्होंने बहुत सारे एकाधिकार लगा दिए, जिससे कि जो इस पूरा जो अधिकार है, जो ट्रेड्स हैं, वो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ना चले जाए। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंपटीशन चलता था ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में, जिसमें गोलकोंडा नोबल्स ग्रुप था एक, जिसमें पर्शियन मर्चेंट एक ग्रुप था, तेलुगु कोमाती था, और उसके बाद यूरोपियन ट्रेडर्स एक ग्रुप हुआ करता था। मेड द सिटीज़ पॉपुलर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। जो सिटीज़ थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस हो गई और फलने फूलने लग गई। एज द मुगल बिगिन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमाला, हु वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट, बिगिन टू प्ले ऑफ टच। अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो मुगल थे उन्होंने अपनी पावर बढ़ाने लगी और वो गोलकोंडा तक पहुंच गए, ठीक है। बट जो मुगल्स का एक रिप्रेजेंटेटिव था, गवर्नर था, दैट इज़ मीर जमला, जो भी खुद भी एक मर्चेंट था, उसने डच को प्ले ऑफ करना शुरू कर दिया। द अर्थ अगेंस्ट एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर, तो एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले ऑफ करना शुरू कर दिया। After that, in 1686 to 87, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. 1686 एंड 1687 में जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसने गोलकोंडा पे कब्जा कर लिया। दिस कॉज्ड द यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। अब क्या हुआ, जब डच और इंग्लिश पीपल के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू होने लगी, तो उसके बाद जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अपना अलग से ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरी जगह ढूंढने लगे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। और यही जो अल्टरनेटिव ढूंढना था, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी का पार्ट था। इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पॉट हैड अ कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं था या इनफ नहीं था कि जो पोर्ट थे जहाँ से ट्रेडिंग हुआ करती थी उनका प्रोडक्शन सेंटर्स से कोई कनेक्शन हो, ठीक है, पुराने ज़माने में। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेल्ड शुड कंबाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रूल्स। अब उन्होंने क्या सोचा कि जो नए ट्रेडिंग सेंटर्स आएंगे उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रूल्स एक साथ कंबाइन किए जाएँ। कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे। अब जो कंपनी जो ट्रेडर हुआ करते थे वो बॉम्बे चले गए, मूव टू बॉम्बे चले गए, कलकत्ता भी चले गए, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, मैड्रास चले गए जो कि आज चेन्नई है। मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके कारण अब ऑब्वियसली कंपनी ट्रेडर्स का भी माइग्रेशन हो गया, सब लोगों ने धीरे धीरे उस प्लेसेस को छोड़ना शुरू कर दिया। तो समवेयर मसूलीपट्टनम ने अपनी प्रॉस्पेरिटी को लूज कर दिया एंड डिक्लाइनेशन उसका कौन सी सेंचुरी में हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ। अब बात होती है नए कस्बे और नए व्यापारियों की, ठीक है। नए कस्बे और नए व्यापारियों में इसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 16th और 17th सेंचुरी के यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो सर्च किया
दे वर सर्चिंग फॉर कोई मसाले और टेक्सटाइल के लिए कुछ सर्च कर रहे थे वो, मतलब कुछ नई कंपनियां शायद से जो विच हैड बिकम वेरी उस टाइम पे। अब ऑब्वियसली जब मछलीपत्तनम हट गया तो उसको कोई ऑप्शन चाहिए था, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने कोई नया ऑप्शन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल के लिए ढूंढना शुरू किया। एंड उसके बाद जब उन्होंने ऑप्शन ढूंढना किया उनको कुछ नहीं मिला, तो 16 to 17 सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, इसको याद रखो। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच पीपल फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। वाई दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तो ऑब्वियसली पता चल गया होगा। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर फ्रॉम स्टार्टिंग देन ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट वाई दिस हैपन, ठीक है। in order to expand their commercial activities in the east, अब obviously they have to fulfill the requirement of spices and textile और spices की requirement को complete करना था। एंड अपनी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दे स्टार्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उन्होंने अपनी जो व्यापारिक एक्टिविटीज़ थी उसको ईस्ट एरिया में सबसे पहले बढ़ाना शुरू किया। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर लाइक मुल्ला अब्दुल गुफार एंड विरजी वोहरा owned a large number of ships, competed with them, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों उनसे जाके मिले। However, the European companies used their naval power to gain control for sea trade। अब जबकि जो यूरोपियन कंपनियां होती थी वो अपनी नेवल पावर को यूज़ करती थी, टू गेन द सी ट्रेड, ठीक है, एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स। अब उनका इतना ज़्यादा सी ट्रेड पे कमांड था कि वो उस टाइम पे जो इंडियन व्यापारीज होते थे उनको एज अ एजेंट वर्क करने पे फोर्स भी कर दिया करते थे। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सबकॉन्टिनेंट। समवेयर दिस हैपेंड एट द लास्ट, ठीक है। नाउ द न्यू वर्ड spurt। First I'm telling you the meaning of spurt, that is तेजी, ठीक है। The spurt in demands of goods like textiles led to great expansion of craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing etc। धीरे धीरे जो चीज़ें थी जो कि कपड़े से रिलेटेड थी उसकी डिमांड बढ़ने लग गई, जिसके कारण एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन हुआ। कौन से शिल्प में? स्पिनिंग शिल्प में, बुनकारों में, कपड़ा डाई करने वाले, तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लग गई। जैसा कि वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, ये सब में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। बहुत ही ज़्यादा जो इंडियन कपड़े की डिज़ाइंस की बात थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज़ी से बढ़ गया। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्टपर्सन्स, ठीक है। अब इस पीरियड में भी जो इंडिपेंडेंट एक जो स्वतंत्र शिल्पकार हुआ करते थे उनका डिक्लाइन देखा गया। कैसे देखा गया अब वो आगे पता चलेगा। दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मीन दैट दे हैव टू वीव क्लोथ विच वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स। अब ऑब्वियसली वो एडवांसेस सिस्टम ऑफ एडवांस में काम करने लगे, जिसमें जो सो इग्नोर द अदर वॉइस बिकॉज सम पीपल आर टॉकिंग हियर, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ जो एडवांस था उसका, ठीक है, which mean that they have to weave cloth। उन्होंने पैसे लेना है और उसके बाद उनको कपड़ा बुन के देना है, ठीक है। वीवर नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ। अब जो बुनकार हुआ करते थे उनके पास अपने क्लोथ्स को सेल करने की कोई लिबर्टी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। वीविंग देयर ओन पैटर्न, वो अपने खुद के पैटर्न नहीं बनाए जाते थे, उन्हें ऑलरेडी पैटर्न दिए जाते थे। दे हैड टू रिप्रोड्यूस अ डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। अब उनको जो कंपनी एजेंट्स के थ्रू पूरा जो इंस्ट्रक्शंस मिलते थे दे हैव टू फॉलो इट, मतलब जो डिज़ाइन उन्होंने दिया है उन्होंने वही बनाना है, कितने रुपये में दिया है उन्होंने वही उतने ही रुपये में बनाना है। तब आती है 18वीं सेंचुरी की बात, 18वीं शताब्दी, ठीक है। 18वीं शताब्दी में क्या देखा गया? राइज ऑफ बॉम्बे का उदय हुआ, कोलकाता का उदय हुआ, मद्रास का उदय हुआ। मद्रास मीन्स आज का चेन्नई, कलकत्ता मीन्स आज का कोलकाता, एंड बॉम्बे मीन्स आज का मुंबई, विच वॉज द नोडल सिटीज टुडे। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज द मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स। तो जो शिल्प हुआ करता था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखे थे, ठीक है। जैसे कि क्यों देखे गए? क्योंकि मर्चेंट्स और आर्टिसंस हुआ करते थे, आर्टिसन जैसे जो बुनकार हुआ करते थे उनका मूवमेंट हुआ ब्लैक टाउन के अंदर। ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन देयर न्यू सिटीज़, जो कि यूरोपियन सिटी कंपनीज ने अपनी नई सिटीज़ में बनाए गए थे। तो ब्लैक टाउन्स कहाँ बनाए गए थे? यूरोपियन कंपनीज ने अपनी न्यू सिटीज़ के अंदर बनाए गए थे ब्लैक टाउन्स।
The blacks or native traders and the craft persons were confined here while the white rulers occupied the superior. तो काम करने वाले कौन हुआ करते थे? ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. और रूलर कौन हुआ करते थे? वाइट पर्सन्स. ठीक है, एंड वो सुपरवाइज करते थे. द सुपीरियर रेसिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता. तो सुपीरियर रेसिडेंसीज थी जो कि मद्रास में थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एंड कलकत्ता में थी फोर्ट सेंट विलियम. ठीक है. द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट. तो अब जो क्राफ्ट की और जो कॉमर्स की शिल्पकारों की स्टोरी थी वो 18th सेंचुरी की, वो अगले साल तक चली. द बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी. देखो 19th सेंचुरी बॉम्बे स्ट्रीट ऐसा दिखा करता था. यहाँ पे these are the working people, these are also working, these are also working people. You can say blacks, native traders and crafts. So seeing the you can see the some story in the elsewhere, that is Vasco da Gama and Christopher Columbus, and this story you have to read by yourself. And here I make a wrapping up my channel, and if you like my channel, subscribe it and share it with your friends, and thank you so much for watching. Best of luck for your exams. Bye.